नमस्कार। चोल नरेश राजराज स्वयं शिवभक्त थे, किंतु उन्होंने भगवान विष्णु के भी मंदिर बनवाए। इतना ही नहीं तो नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार नामक बौद्ध केंद्र को भी अनुमति दी। राज्य के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्मों का पालन कर सकते थे। यहाँ तक कि उनकी बेटी मदेवादिगल ने भी बौद्ध मत स्वीकार कर लिया था और नागपट्टिनम के चूड़ामणि विहार में ही रहने लगी थीं। राजराज के बाद 1012 ईस्वी में राजेंद्र चोल राजा बने तो उनका सबसे पहला लक्ष्य था पांड्य वंश के उन दैवीय आभूषणों को प्राप्त करना जो विगत 60 वर्षों से हर चोल राजा की महत्वाकांक्षा रही थी। यहाँ तक कि उनके प्रतापी पिता ने भी लंका के उत्तरी तट पर राजधानी अनुराधापुरम पर भी अधिकार कर लिया था, किंतु सिंघल नरेश महिंदा लंका के दक्षिणी ओर के घने जंगलों में पहुंचकर उनकी पहुंच से दूर हो गए थे। अब उनके बेटे राजेंद्र प्रथम अपने शासनकाल में सिंघल द्वीप को पूरी तरह चोल साम्राज्य में सम्मिलित कर दैवीय आभूषण प्राप्त करना चाहते थे, जिसे उनके पूर्वज नहीं पा सके थे। इस बार अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए चोल सेना ने सिंघल द्वीप के दक्षिणी हिस्से के घने जंगलों में बने उस रोहाना दुर्ग पर भी कब्जा कर लिया, जहां राजा महिंदा छुपे हुए थे। महिंदा व उनका पूरा परिवार बंदी बना लिया गया। अब समूचा सिंघल चोल राज्य में सम्मिलित हो चुका था, किंतु वे आभूषण अभी भी पहुंच से दूर ही रहे। राजा ने उनका पता बताने से इनकार किया तो उन्हें उनके परिवार के सामने ही यातनाएं दी जाने लगीं। उनकी चीख पुकार सुनकर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया और उसने बता दिया कि वे आभूषण तो पांड्य राजा के निर्देश पर राजा महिंदा ने गुप्त रूप से बंगाल के पाल राजा महिपाल के पास पहुंचा दिए हैं। उसी दौरान समाचार मिला कि महिपाल के सहयोग से कल्याणी के चालुक्य वंशी राजा जयसिंह ने अपने ही वंश के बैंगी नरेश नरेंद्र पर आक्रमण कर बैंगी को अपने अधीन करने के बाद अपने एक विश्वास पात्र विजयादित्य को वहाँ का सामंत नियुक्त कर दिया है। पूर्व में राजराज के समय से ही बैंगी के चोल वंश के पारिवारिक संबंध स्थापित हो चुके थे। वह महाराज राजराज ने अपनी पुत्री कुंदावई का विवाह वहाँ के तत्कालीन राजा विमलादित्य के साथ कर दिया था। अतः अपने भांजे नरेंद्र को संकट में देखकर राजेंद्र कैसे चुप बैठ सकते थे। अब उनकी नज़र में चालुक्य नरेश जयसिंह और उनके सहयोगी बंगाल के महिपाल दोनों समान रूप से शत्रु थे। प्रतापी चोल नरेश राजराज के समय से ही राज्य की भावी पीढ़ी में से योग्य सैन्य अधिकारी निर्माण के लिए एक सैन्य विद्यालय प्रारंभ कर दिया गया था। इस विद्यालय में केवल राज परिवार के, सेना नायकों के व सामान्य जन में से चुने हुए कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को ही प्रवेश मिलता था तथा यहाँ शिक्षक के रूप में बुजुर्ग पूर्व सेना नायक ही इन चुनिंदा विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शिक्षित प्रशिक्षित करते थे। 6 वर्ष की आयु से लेकर अपने युवा होने तक इन विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ और राजभक्त बनाया जाता था। राजेंद्र चोल के साहसिक विजय अभियानों में इन प्रशिक्षित नौजवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह प्रसंग इसलिए बता रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होना चाहिए आज के युग में। अब जबकि चालुक्य और पाल वंशी बड़े राजाओं के खिलाफ मुहिम चालू होनी थी तो भावी रणनीति बनाने हेतु दरबार लगा। मुख्य सेना नायक ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि महाराज, बंगाल के मार्ग में अनेक छोटे बड़े राजा हैं। इनमें से कुछ तो महिपाल के घनिष्ठ मित्र हैं तो कुछ हमारे और उनके प्रति समान भाव रखते हैं। अतः हमें उनसे अकारण का टकराव टालते हुए आगे बढ़ना उचित होगा ताकि हमारी शक्ति व्यर्थ व्यय न हो और समय भी बर्बाद न हो। यहाँ तक कि हमें
उस जयसिंह से भी कूटनैतिक ढंग से निपटना चाहिए जिसने बेंगी के राजा और आपके भांजे नरेंद्र व उनके परिवार को बंदी बना लिया है। सीधे आक्रमण से हमें विजय भले ही मिल जाए, किंतु आपके भांजे नरेंद्र व बहन कुंदावई के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। योजना सबको पसंद आई और पूरे मार्ग में गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया गया, जो पंडित, नाई, प्रवचनकार, व्यापारी, गायक, नर्तक, पशुपालक आदि के भेष में तंजावुर से बंगाल तक के मार्ग में बिखर गए और पल पल की खबर प्रशिक्षित पक्षियों के माध्यम से सेना नायक तक पहुंचने लगी। इनके साथ ही एक नौजवान को प्रतिनिधि बनाकर बेंगी में जयसिंह के पास भेजा गया, जिसने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वाह करते हुए चोल नरेश राजेंद्र का संदेश उसे दिया, जिसमें लिखा था, श्री जयसिंह, मैं अकारण युद्ध नहीं चाहता, अतः मेरा आग्रह है कि मेरी बहन व भांजे को मुझे सौंप दिया जाए और बदले में मैं बेंगी पर आपके अधिकार को स्वीकार कर लूँगा। आप वहाँ निश्चिंत होकर राज्य करते रहें। मैं अपने शत्रु बंगाल के महिपाल से युद्ध करने जा रहा हूँ। उसके लिए आप मेरी सेना को अपने राज्य में से गुजरने दें। जयसिंह ने हंसकर कहा, मैं राजेंद्र की बात क्यों मानूं? क्या मैं जानता नहीं कि जब तक उनकी बहन व भांजे मेरे कब्जे में हैं तभी तक मैं सुरक्षित हूँ। एक बार वे मेरे कब्जे से निकले नहीं कि राजेंद्र सेना सहित मुझ पर टूट पड़ेगा। और रहा सवाल सेना को मार्ग देने का, तो बंगाल नरेश महिपाल मेरे मित्र हैं, मैं उन पर आक्रमण में सहयोग क्यों दूं? संदेशवाहक नौजवान ने भी तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा, महाराज, क्या आप नहीं जानते कि बेंगी की जनता आपको आक्रमणकारी मानकर आपके विरुद्ध है? उनका राज परिवार आपके कब्जे में रहेगा तो आज नहीं तो कल वह विद्रोह करेगी ही। इसलिए आप विचार करें कि चोल नरेश का प्रस्ताव मानकर राजा नरेंद्र को मुक्त करना आपके हित में ही है। रहा सवाल सेना को मार्ग देने का, तो केवल 50,000 सैनिक ही आपके राज्य से निकलेंगे और उसकी सूचना भी आप अपने मित्र बंगाल के राजा महिपाल को देकर सतर्क कर सकते हैं। वे भी आपके शुक्रगुजार होंगे। और रहा सवाल आप पर आक्रमण का, तो उनकी 9 लाख की सेना के सामने आपकी बिसात ही क्या है। बेशक आप बेंगी के उनके रिश्तेदार राजा नरेंद्र व उनके परिवार को मार सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा, आप स्वयं सोच लें। नौजवान की बेधड़क बातों ने जयसिंह को लाजवाब कर दिया, हिला कर रख दिया। उसने विचार के लिए 10 दिन का समय मांगा, जो कि स्वयं चोल के रणनीतिकार भी चाहते थे। इन 10 दिनों में चोल गुप्तचरों व बेंगी के उनके सहयोगियों ने नरेंद्र व उनके परिवार को कैद से मुक्त कर लिया और चोल सेना ने जयसिंह के मंसूबों को मटियामेट करते हुए आक्रमण कर बेंगी पर पुनः अधिकार कर लिया। जयसिंह बेंगी छोड़कर अपने चित्रदुर्ग में जा पहुंचा। राजा नरेंद्र पुनः बेंगी नरेश हुए तथा चोल राजकुमारी महाराज राजेंद्र की पुत्री अनुमंगा का विवाह उनके साथ संपन्न हुआ। चोल और साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित बेंगी के चालुक्य और भी अधिक निकट संबंधी हो गए। बंगाल नरेश महिपाल और चालुक्य जयसिंह को राजेंद्र चोल ने कैसे जीता, इसका वर्णन अगले अंक में देखते रहिए। आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।